आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोग से, क्योंकि पिछले 4 दिन के अप्रॉक्स वीडियो नहीं आ पा रही है। ट्रेडमैन वैकेंसी की वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके बाद से आज वीडियो पड़ी। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी एक मतलब जिसको जो पढ़ाता है आपको उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए आपको रेगुलर वीडियो डालने की। लेकिन आप लोग कुछ मेरी मजबूरी समझिए। 2 दिन से मौसम बहुत ख़राब चल रहा है लखनऊ में, तो इस वजह से जियो का जो नेटवर्क है वो काफ़ी लो चल रहा था, इसलिए वीडियो अपलोड करना ही इम्पॉसिबल था। और 2 दिन से लाइट इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए लाइट नहीं आ रही, इसलिए वीडियो बनाना भी मुश्किल हो रहा। इसलिए मैं आपको आज के दिन 2 से 3 वीडियो जितनी हो सकेंगी मैं उतनी आपको वीडियोज़ अपलोड करके दूंगा। लेकिन आप सारी वीडियोज़ देखिएगा, क्योंकि सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी उम्मीदें हैं। देखिए, 5 नंबर की जीके आनी है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, लेकिन आप 99% क्वेश्चनों को देख के खुद ही एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये किस तरह के क्वेश्चन है। बाकी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपको मैंने ग्रुप पे वॉइस मैसेज के दौरान भेजे थे, जो लोग पहले से ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो उनको अच्छे से ध्यान से सुन के, क्योंकि मैं वॉइस मैसेज डालता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा साउंड में रहता है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए सुनने में। उसको आप लोग सुन के लिख लें, क्योंकि इतने सारे मैंने क्वेश्चन बोल के ही डाल दिए हैं कि आप लोग उनको लिख लेंगे तो आपका लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, अब उतने ही क्वेश्चन वापस लिखना मुश्किल है। चलिए, मैं उसकी वीडियो आपको कल तक प्रोवाइड कर दूंगा। जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ उसकी पीडीएफ कल व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो थोड़े नए लोग जो व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे तो उनको एक साथ ही पीडीएफ अपलोड की जाए, क्योंकि बार बार एक ही मैसेज डालने से आपका भी टाइम ख़राब होता है, मेरा भी टाइम ख़राब होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग कोस्ट गार्ड, जीडी, डीबी या एयरफोर्स वाई ग्रुप, नेवी एक्स वाई ग्रुप की बात कर ले, एक्स वाई जितने में भी जी के आती है, जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें राइटिंग इसलिए आपको थोड़ी ख़राब लगेगी। देखिए, एक्सक्यूज़ अगर आप करेंगे तो आप लोग के लिए फेलियर्स के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहती है। ठीक है, फेलियर्स के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहती, तो आप लोग एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इतनी ख़राब नहीं। मैं एक एक चीज़ बोल के समझाऊंगा, अगर आपके समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर कॉपी पे नोट करें। और बाकी जो नहीं कर सकते फिर उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बोल के जब कराऊँगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, जो नहीं ज़्यादा कुछ होगा तो वो मैं लिख के भी दिखा दूँगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ कल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है आपका राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। ठीक है, तो चलिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट के कई टिक लगा रखे हैं। जिस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट के टिक लगे नहीं है इसका ये मतलब है नहीं है कि वो आता नहीं है। होता क्या है कि जैसे कि आपका ये केवला देव, ये मैं नेवी एमआर की तैयारी करता था, इसलिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सब पे लगा रखे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस पे लगे हैं नेवी एमआर में 100% होना है और कोस्ट गार्ड डीबी में। लेकिन जिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं लगे वो जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोस्ट गार्ड, जीडी, एयरफोर्स एक्स वाई, एक्स ग्रुप और एक्स वाई ग्रुप जो होता है, और उसके बाद ये नेवी एसएसआर डबल ए के लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों को लेके चलें। तो चलिए पहले से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपका असम में है। देखिए, आपको होता क्या है कि जैसे कोई भी हो पार्क, नेशनल पार्क, उसका आपको स्टेट याद रखना होता है। शहर बहुत कम आते हैं, शहर एक ही जो ऐसे हैं जिनके शहर पूछे जाते हैं, जैसा कि आपका सबसे फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट का आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो इतना इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के किस शहर में, नैनीताल में है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद बात करते हैं मानस नेशनल पार्क। तो ये भी असम में है आपके। केवला देव नेशनल पार्क, केवला देव जो है वो आपका राजस्थान में, ये एसएसआर डबल ए एक्स वाई ग्रुप तीनों में सवाल आ चुका है कई बार।
सुंदरबन। और मुझे याद है ये नेवी के लास्ट पेपर में भी पूछा गया था, नेवी एमआर के। ठीक है। सुंदरबन बाघ, सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। देखिए इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे कम से कम टाइम में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है। दुधवा नेशनल उद्यान, तो दुधवा नेशनल उद्यान जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। आपका कान्हा नेशनल पार्क, देखिए आप लोग याद रखिएगा, एक कान्हा नेशनल पार्क है, एक कान्हा नेशनल पार्क है ये आपका, और एक है घना नेशनल पार्क। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती। एक घना नेशनल पार्क है। ठीक है। अभी आएगा आगे वो आपका घना घना नेशनल पार्क। तो घना जो कान्हा नेशनल पार्क है वो आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में, मैंने बता दिया। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बात करें, देखिए इन सबको करने से फ़ायदा ऐसे मतलब आप लोग एक बार वीडियो देखिए और उसको जब आप लोग फिर कॉपी पे उतारेंगे याद करके तो आपको अच्छे से याद रहेगा वो चीज़। उसके बाद बात करें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का है, तो आपका उत्तराखंड में है। दांचीगम जम्मू कश्मीर में है आपके। ठीक है। यहाँ देखिए ये कॉर्बेट नेशनल पार्क भी लिखा हुआ है, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद बात करें तो रणथंभौर, ये देखिए ये मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको। रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका राजस्थान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में। देखिए एमसीक्यू के पेपर का ये फ़ायदा रहता है कि अगर आपको पता ना चले क्या लिखा हुआ है तब भी आप लोग नाम के जरिए उसको याद रख सकते हैं। घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटका में है। बांदीपुर नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला 2 सवाल, एक काजीरंगा पार्क और एक बांदीपुर नेशनल पार्क, ये तो आपकी ज़बान पे रटे होने चाहिए, कर्नाटका में है। उसके बाद बात करें तो गिर राज्य राष्ट्रीय उद्यान, ये भी लोगों के माइंड पे छपा रहता है जब वो लोग पढ़ लेते हैं, गुजरात में है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपका गुजरात में है। हजारी प्रसाद नेशनल पार्क आपका झारखंड में है। उसके बाद बात करें नैलपट्टू अभ्यारण्य कहाँ है आपका? नैलपट्टू अभ्यारण्य आपका आंध्र प्रदेश में है। मधुमलई, मधुमलई अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में है। पेरियार अभ्यारण्य आपका कहाँ है? तो वो केरल में है। पेरियार अभ्यारण्य, यार होगा, पेरियार अभ्यारण्य है। पेरियार अभ्यारण्य आपका केरल में है। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में है। उसके बाद बात करें तो गहिरमाथा कछुआ अभ्यारण्य, गहिरमाथा कछुआ अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में है। विक्रमशिला नांगेव डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला नांगेव डॉल्फिन अभ्यारण्य आपका बिहार में है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपकी कहाँ है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपकी केरल में है। एक ये देखिए ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, ये नेवी SSR AA एयरफोर्स XY और एक्स ग्रुप और आर्मी GD में और कोस्ट गार्ड GD में ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं जीके में। महात्मा गांधी महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, मैराइन नेशनल पार्क ये आप याद रखिएगा, ये अंडमान निकोबार पे है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए आपके, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, लिखते चलिएगा जो जो मैं बताऊं। पंचायती राज भारत के किस, पंचायती राज जो होता है, पंचायत लगती है गांवों में, वो भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम लगा था? तो राजस्थान में लगा था। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहते हैं? यहाँ कौन रहते हैं लिखा है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो नेवी डे है, मैंने इंपॉर्टेंट डेज वाले में आपको करा चुका है, नेवी डे जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
मैं इसीलिए उल्टी सीधे मैं लिख देता हूँ कि आप लोग उसको नोट कर सकें, स्क्रीनशॉट ना लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन आप जब अपने नोट्स बनाए रहेंगे तो उसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर ले तो थल सेना में आपको, सॉरी माफ़ कीजिए, बता चुका हूँ। वायुसेना दिवस, वायुसेना वायुसेना दिवस, तो वायुसेना दिवस जो है वो आपका 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर। इसके साथ ही एक बात आप लोग याद रखिए, जो मैंने स्टैटिक जीके की आपको पीडीएफ दी थी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले एक चीज़ छोटी सी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं आपको कोई झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहता हूँ। आप डिफेंस का पेपर दे रहे हैं, इसलिए जो भी आपको बता रहे हैं यूट्यूब पे कि ये टिप्स एंड ट्रिक, देखिए टिप्स एंड ट्रिक, ये जो ट्रिक है, ट्रिक आपको दी जा सकती है, लेकिन टिप्स आपको प्रॉपरली 100% गारंटीड नहीं देंगे। तो मैं भी छोटी सी आपको टिप्स एंड ट्रिक दे देता हूँ कि आपको करना क्या है 5 नंबर जीके में लाने के लिए और आपके साइंस के लिए। देखिए, इन दोनों के लिए तो आपका ऐसा है ना कि आप लोग 5 नंबर जीके में कहाँ से स्कोर करते हैं, मैं बता देता हूँ हर चीज़ आपको। आप ये वीडियो के सारे क्वेश्चनों को उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आने हैं, 1 से 2 आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 ही नंबर का होना है। ठीक, अभी सब आके बोलेंगे उस दिन कि आपने जो पढ़ा है वो आया नहीं, और मैंने अगर आपको क्वेश्चन दिखा दिया तो उस दिन, ठीक है, मैंने आपको जो स्टैटिक जीके की पीडीएफ दी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उसको पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन देखिए डिफेंस के एक एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप पूरी पीडीएफ पढ़ जाते हैं तो कोई वो नहीं, लेकिन अगर आप वो पूरी पीडीएफ पढ़ते हैं तो 3 नंबर तो कहीं नहीं गए। 3 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 नंबर जो बचे हुए रहेंगे, 2 नंबर जो बचे हुए रहेंगे वो आपके करंट अफेयर से आने हैं। तो मैं करंट अफेयर के कुछ आपको टॉपिक बता देता हूँ, आप लोग लिखते रहिए, आप लोग लिखते ज़रूर रहिएगा मैं कौन कौन से बता रहा हूँ। आपका ओलंपिक, सबसे पहला टॉपिक जो ओलंपिक अभी हुआ है, इसमें भारत ने कितने मेडल जीते, भारत ने कितने मेडल जीते हैं, और भारत ने कितने मेडल जीते, पहला मेडल किस गेम में जीता, पहला मेडल कौन जीता था, और इसके साथ ही गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर कितने हैं हम लोग के देश में। एक अभिनव बिंद्रे थे जो शूटिंग में जीत चुके थे, एक अभी अभी बने हैं आपके नीरज चोपड़ा जिन्होंने जीता गोल्ड मेडल। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एशियन। तो दोस्तों, मैं आपको उसके बाद एक, जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अभी तक देखने को मिल गई होंगी टिप्स एंड ट्रिक की, कि आपको आईसीजी के एग्ज़ाम में क्या टिप्स एंड ट्रिक यूज़ करनी चाहिए कि जीके में आप 5 में से 5 नंबर ले आएँ। देखिए, मेरी तरफ से तो आपके लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक छोटी सी मैं दे देता हूँ, क्योंकि लोग उम्मीदें लगाते हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं यूट्यूब से या कहीं से भी, वो जो पढ़ाते हैं उन्हीं से उम्मीद लगाते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, टिप्स और ट्रिक जो आपके लिए है एक छोटी सी, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जीके का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, डिफेंस का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आने। नेवी एमआर में तो 25 क्वेश्चन होते हैं, आपने ये चीज़ पढ़ ली, ये चीज़ पढ़ ली, ये चीज़ पढ़ ली, पूरे चांसेस है कि आ सकते हैं। उस दिन आप लोग एग्ज़ाम दे के आएंगे, कहेंगे कि ये सवाल आया नहीं, आपने पढ़ा है इसमें से ये सवाल आया नहीं। भाई, मैंने जितना आपको पीडीएफ वगैरह सब दी हैं, इसीलिए मैंने एक दिन रीसेंड की थी, सारी पीडीएफ वगैरह आपको दी हैं, तो आप उनको एक बार पढ़ के तो देखिए, आपको पता चल जाएगा मैंने आपको क्या दिया था स्टैटिक जीके का। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, अभी तुरंत मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिए ये 12 से 15 मिनट के बीच की वीडियो को। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ आपको करंट अफेयर से पढ़ना क्या है, मैं सटीक आपको खबर बता रहा हूँ, आपको करंट अफेयर से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और उसके बाहर से नहीं आना है। देखिए, हाल ही में आपके कितने इंसिडेंट हुए हैं, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो आपको करंट अफेयर्स को ही सबसे मजबूत करना पड़ेगा। आपका 2020 का ओलंपिक नहीं होने वाला था, वो हुआ। ये सब ओलंपिक के बारे में हर जानकारी होनी चाहिए आपके पास। जितने सवाल नेवी एमआर के पेपर में आए हैं इस समय और जीके पढ़ रहे हैं, तो मैं ये भी कहूँगा आप एसएसआर डबल ए वाले भी
सारे सवालों को रिवाइज कर लीजिए, जितने जी के नेवी एमआर में, नेवी एसएसआर डबल ए में आए, जो अभी एग्जाम हुआ है। एसएसआर डबल ए का पहले हुआ था, एमआर का अभी हुआ, तो जितने सवाल आए सबको रिवाइज कर लीजिए, उसमें से सवाल पक्का आएंगे आपके। जीडी भी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों का पहला पेपर सेम ही रहता है, ठीक। तो फिर उसके बाद आपके ये हो गए, उसके बाद आप कैसे याद करना है देख लीजिए, मैं सब आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको याद करना है, नोट कर लिए इस बात को। जैसे आपने ओलंपिक पकड़ लिया, तो आप पहले ऐसे देखिए 2020 का ओलंपिक कहाँ होने वाला था, जो 2021 में हुआ टोक्यो में, पहला सवाल, ठीक। अगला सवाल क्या बनेगा इस पे, 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो जो 2024 का ओलंपिक रहेगा वो आपका आयोजित किया जाएगा, मैं बताता हूँ, आपका पेरिस में आयोजित किया जाना है 2024 का ओलंपिक। इसके पहले 2016 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक आया राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल देखिए, राष्ट्रमंडल खेल एशियन गेम से नेवी एमआर में एक सवाल आया था, और मैं बता देता हूँ आपसे क्यों आया था, क्योंकि एशियन गेम जनवरी में होने हैं, तुरंत अभी जो जनवरी आ रहा उसी में एशियन गेम होने हैं 2022 के। एशियन गेम की सारी जानकारी रखिए कि पिछला एशियन गेम में एशियन गेम कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगले एशियन गेम कहाँ होंगे 2022 के, एशियन गेम आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करें कॉमनवेल्थ गेम की, कॉमनवेल्थ गेम भी 2022 में होने, तो उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। विश्व हॉकी वर्ल्ड कप, विश्व हॉकी वर्ल्ड कप भी आपका 2023 में डिले कर दिया गया, उसको डिले कर दिया गया है थोड़ा सा, 2023 में होगा, उसके बारे में भी आप सारी नॉलेज रखिए, विश्व कप हॉकी वर्ल्ड कप। और साथ ही में इनके प्रथम खेल कब और कहाँ हुए थे, इसको भी याद रखिए। इतना आप स्पोर्ट्स से याद रखेंगे तो आपका 1 नंबर, देखिए बहुत छोटा लग रहा है आपको, लेकिन ज़्यादा मुश्किल सवाल है नहीं, ठीक है। कोई भी परीक्षा हो जीके में सबकी हिल जाती है, ठीक है। आपको 1 नंबर लेने के लिए इतना सब मैटर पढ़ना होगा, तब आपसे 1 से 2 नंबर आएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ खेलों से 1 नंबर ज़रूर आएगा, 1 नंबर का सवाल मिनिमम आएगा, मिनिमम, ठीक है। क्योंकि इस बार खेल ही सबसे ज़्यादा हो रहे थे पूरी दुनिया में, ले खेल से बड़ा करंट अफेयर कोई नहीं है। वर्ल्ड कप, भारत का वर्ल्ड कप, कबड्डी, जो प्रो कबड्डी से भी सवाल आ चुके हैं। साथ ही में आप जो आईपीएल होता है उसके विजेता देख लीजिए पिछले 1-2 साल के। साथ ही में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि होनी है। T20 वर्ल्ड कप का कहाँ होना है, एशिया कप कहाँ होना है, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप कहाँ होना है, भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता, मतलब खेल से ये सब रिलेटेड प्रश्न जितने भी हैं उसको आप याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए कॉमनवेल्थ गेम की जैसे बात करें तो उसका पहला गेम हुआ था आपका, मैं बता देता हूँ आपको, कॉमनवेल्थ गेम का पहला गेम हुआ था 1930 में, कनाडा हैमिल्टन में, कनाडा के हैमिल्टन में, ठीक है, कनाडा के हैमिल्टन में, जो पहला एशियन गेम था। देखिए मैं ये वो टॉपिक हैं जो पक्के आने हैं। पहला एशियन गेम जो था वो आपका हुआ था 1951 में, 1951 में, और ये आयोजित न्यू दिल्ली में किया गया था, न्यू दिल्ली में। साथ ही आपको मैं बता दूं कि अभी अभी जो एशियन गेम होंगे वो आपके कहाँ होंगे, मैं बता देता हूँ, रुकिए आपके, हाँ, एशियन गेम जो है वो आपके इस बार भारत में होने हैं, अभी जो जनवरी से स्टार्ट होंगे। उसके बाद बात करें तो पिछले जो एशियन गेम थे, 4 साल में एशियन गेम भी होते हैं, 2018 में हुए थे, 18 में आपके हुए थे जकार्ता में। जकार्ता क्या है, तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो हॉकी का विश्व कप, तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, हॉकी का जो विश्व कप है, हॉकी का विश्व कप, ठीक है, हॉकी का जो विश्व कप है वो भारत में हुआ था 2018 में भी, और 2023 में भारत में ही होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल आ सकता है, क्योंकि भारत में जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ वो क्यों होगा 2023 में भारत में विश्व का हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है।
इसलिए होगा क्योंकि ये होना था स्पेन में। इस बात को याद रखिएगा, ये पहले कहाँ होना था, स्पेन में होना था, लेकिन अब ये भारत में होगा। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक और सवाल, वनडे वर्ल्ड कप जो है, वनडे वर्ल्ड कप 2024 में, 2023 में माफ़ कीजिए, होना है 2023 में वनडे वर्ल्ड कप 50-50 वाला। ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप ये भारत में होगा। ठीक है, इसके सारे मैच भारत में खेले जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग क्वालिफायर्स जानते होंगे, क्वालिफायर्स क्या होते हैं, सेमीफाइनल, फाइनल, जो टॉप की 3-4 टीमें पहुंचती हैं उनके बीच जो मुकाबले होते हैं आखिरी में, उनको क्वालिफायर्स कहते हैं। तो जो क्वालिफायर्स रहेंगे वनडे वर्ल्ड कप के, वो आपके जिम्बाब्वे में होंगे। इसको याद रखिएगा। भारत के अतिरिक्त कौन सा देश वनडे वर्ल्ड कप का आयोजित कर रहा है, तो जिम्बाब्वे आयोजित कर रहा है। ठीक है, ये रहे सारे सवाल जो मैंने लगभग आपको बता दिए। इनमें से आपको ही तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए कि एक एक नंबर के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसके अलावा इज़राइल में मैटर हुए हैं, इज़राइल में लड़ाई की बात कर ले तो यहीं से आपके क्वेश्चन आने, इज़राइल में आपको याद है कुछ दिनों पहले, क्या पिछले साल चीन के कुछ आतंकवादियों ने हम लोग के जवानों को पे अचानक अटैक कर दिया था, तो उसमें कई जवान शहीद हुए थे। तो वो जो युद्ध था वो किसी घाटी के पास हुआ था, मुझे नाम इस समय नहीं याद आ रहा, आप लोग गूगल करके देखिए जल्दी से। घाटी के पास हुआ था, उस घाटी का नाम और वो किस जगह हुआ था, ठीक है, उसका नाम, दोनों आपको याद रखने। इजराइल से अमेरिका का कोई मैटर हुआ था, उसमें इजराइल के किसी को मार दिया था अमेरिका ने, तो उनका नाम आपको याद रखना है कि कौन मरा था। ठीक है, और किससे, और अभी फिर से इजराइल और फिलिस्तीन में वो हुई थे दंगे आपस में, मतलब लड़ाई हुई थी, न्यूक्लियर वो बॉम्ब फेंके जा रहे थे, मिसाइलें फेंकी जा रही थी एक दूसरे पे। तो आपका एक सवाल है, देखिए, इज़राइल, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने लिखा नहीं है और अब मैं बहुत थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। इज़राइल अधिवेशन में लिखिए, इज़राइल अधिवेशन में उन्नति हुई, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन में जबान लड़खड़ा गई, फिर से बोलता हूँ मैं। इज़राइल अधिवेशन में उदित हुई फिलिस्तीनी हिंसा, इजराइल अधिवेशन में उदित हुई फिलिस्तीनी हिंसा क्या कहलाती है? इजराइल अधिवेशन में उदित हुई फिलिस्तीनी हिंसा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती? PLO, PLO कहलाती है। और ऐसे याद रखिए, इजराइल में किन दो धर्मों का उदय हुआ? तो आपकी यहूदी धर्म, ठीक है, और ईसाई धर्म का उदय हुआ, ईसाई धर्म का। ठीक है, दोनों सवाल याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको इस समय याद रखने की ज़रूरत नहीं। जिनको लग रहा कोरोना से आएंगे सवाल, तो कोरोना से ऐसे कोई ज़्यादा सवाल नहीं है, कुछ फुल फॉर्म में है जो आप वन शॉट कहीं से भी यूट्यूब की किसी भी वीडियो से देख सकते हैं। फुल फॉर्म ज़रूर आप पढ़ लें, मैं कहूँगा आपके, लेकिन बड़े कम चांस है कि आपके 5 नंबर में फुल फॉर्म वगैरह जैसी चीज़ें ज़्यादा आएँ, इसलिए आप लोग इन पे ज़्यादा ध्यान दें। इसमें कुछ साइंस के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, जो मैं आपको आगे, अभी एक और वीडियो आएगी आज के दिन। ठीक है, बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष मैंने बता दिया, प्रधानमंत्री होते हैं। थल सेना दिवस भी बना दिया, नेवी डे भी बता दिया, एयरफोर्स डे भी बता दिया। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो सड़क योजना से संबंधित है। इसके साथ ही याद रख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 7 है। गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिए, गिद्धा के साथ साथ भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। संगय पशु, संगय कहाँ का राजकीय पशु है? तो संगय जो है वो मणिपुर का राजकीय पशु है। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, देखिए, बातों में मैंने बहुत क्वेश्चन आपको तय लिखवाए हैं, इसलिए वीडियो लंबी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। बड़े आपको रेयर्स कंट्रीज़ की इस समय मुद्राएं याद रखनी है, जैसा कि इज़राइल की आपको
और मुद्रा भी याद रखनी है, चाइना की मुद्रा याद रखनी है, साथ ही उनके कैपिटल याद रखने हैं। और जहाँ जहाँ ये सब गेम्स होने हैं, एशियन गेम हो चाहे जो गेम हो, ठीक है, ये सब गेम जहाँ जहाँ होने हैं वहाँ वहाँ की आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए, मतलब कैपिटल पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपके GD DB के लिए नहीं, ये हर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है, जो ये 1-2 साल तक आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बन के रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इसको तैयार करें। पोस्टल इंडेक्स का नंबर PIN का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक है। यदि बंद थर्मस में रखी बर्फ को तेजी से हिलाया जाए तो, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यदि बंद थर्मस में रखी बर्फ को तेजी से हिलाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब कि जैसे कोई थर्मस बंद है, उसमें बर्फ़ रखी हुई है और उसको आप ज़ोर से शेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं बताता हूँ। देखिए, उसमें आपको यहाँ 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो उसमें विशिष्ट उष्मा, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। स्पेसिफिक हीट जिसको कहते हैं, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट पैदा होगी और वो बर्फ़ उसके कारण पिघल जाएगी, ठीक है। साइंस के 2 क्वेश्चन कि काला रंग धूप को क्यों मतलब कि गर्मियों में काले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्योंकि जो काला रंग होता है वो धूप को एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, ठीक है। इसलिए काले कपड़े गर्मियों में नहीं पहनने चाहिए। साथ ही में जो सफ़ेद कपड़े हैं वो इसलिए पहनने चाहिए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और ठंडियों में काले कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो हीट है आपके अंदर की बॉडी की, वो हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं काले कपड़े, ठीक है। और ठंडियों में आप जानते हैं कि आपको ठंडी लगती है, इसलिए आपकी बॉडी की हीट जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है हॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, ठीक है। जो काले कपड़े होते हैं वो आपकी अंदर की जो हीट होती है बॉडी की, उसको बाहर नहीं जाने देते हैं। साथ ही में अगला क्वेश्चन देखिए, आपको साइंस के कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज़ होता है, मधुमेह जिसको कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर है आपका, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। रन्स एंड रूइंस के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर है, ठीक है। मानव शरीर का तापमान होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और ये सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए, बच्चों का एग्ज़ाम है इसलिए बहुत तेज़ी से मैसेज बार बार आ रहे हैं हर ग्रुप पे। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके ज्वाइन हो जाइए, कल ये PDF आपको मिल जाएगी। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल का। आप लोग ज़रा जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका, या व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि एग्ज़ाम कब है आपका ये कोस्ट गार्ड का, ठीक है। ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में एक्स का कौन सा देश होता है? ब्रिक्स जो होता है ये आपके देशों के नाम को रिलेट करता है, एस जो होता है वो किस देश का नाम होता है? तो साउथ अफ्रीका का। मैं बता दूं, देखिए ये मेरे नोट से, इसलिए इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा था और जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में, लेकिन इससे याद रख लीजिए नोट्स का कितना बड़ा, जितने क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए मुझे सब याद है, ठीक है। ये समझ लीजिए नोट्स का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद बात करें तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? तो राजघाट है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए सत्य स्थल और विजय घाट किसके किसके किसकी समाधि स्थल हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें खजुराहो कहाँ पे है? तो खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। कैपिटल ऑफ लाओस वियंतियाने, जो वियंतियाने की कैपिटल है वो आपकी लाओस है, ठीक है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के
मुख्यमंत्री कौन है? देखिए यह काफ़ी टाइम पहले का है, आप लोग मुख्यमंत्री एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे जयराम ठाकुर हैं, ठीक है। ये चेंज हो गए हों शायद, मुझे याद नहीं इतना, इसलिए आप लोग एक बार सीएम वाली लिस्ट निकाल लीजिए और 2-3 देश ऐसे, 2-3 राज्य ऐसे जिनके याद ज़रूर कर लीजिए, जिसमें से एक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश का तो लगभग सभी को पता होगा, मुंबई, महाराष्ट्र, केरला। ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ राज्य आपको, सबके पीछे वजह है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। साथ ही में उत्तर प्रदेश और केरला मुंबई की बात करें तो यहाँ कोविड-19 सबसे ज़्यादा फैला था, इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्रियों की बात हो सकती है, ठीक है। साथ ही में ममता बनर्जी जो कोलकाता की फिर से एक बार बनी हुई हैं वेस्ट बंगाल की, उनका नाम आप याद रखिएगा। और साथ ही में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, पौंडुचेरी जैसी जगहों का नाम आप लोग याद रखिएगा, जिनके मुख्यमंत्री आपको याद करने हैं। तो देखिए मॉडेम का जो पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। मदर इंडिया के लेखक है कैथरीन मायो। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ज़रा जल्दी से बताइएगा आप लोग। एनसीसी का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ अब आपको, नेशनल कैडेट कोर होता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है मैपल लीफ। और जो मैंने आपको पीडीएफ बना के दी थी उसमें राष्ट्रीय चिन्ह की भी बातें कई बार की गई हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखिए मैं एक एक बार बार आपको ये नहीं फोर्स करूँगा कि आप लोग सबको घुसे रहें उसी में, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बात सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग का एग्ज़ाम है और आप लोग उसको एक बार पढ़ लेते हैं, सिर्फ धीमे से पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपके दिमाग में वो एक बार वो चीज़ हल्की सी छपी रहेगी। जब आप लोग एग्ज़ाम में ऑप्शन और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने की। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1936 में हुई। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। उसके बाद बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। उसके बाद बात करें तो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये सिकंदर मिर्जा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कितने जज हुए हैं? तो 31 जज होते हैं। इसी के साथ जरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय कौन है? ठीक है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। नाटो में कुल कितने सदस्य हैं? तो नाटो में कुल 29 सदस्य हैं। महत्वपूर्ण मुख्यालय, अब आपके महत्वपूर्ण मुख्यालयों की शुरू हो गया है। देखिए महत्वपूर्ण मुख्यालयों की बात करें तो सार का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके 8 सदस्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। गेट का जो मुख्यालय वो आपका जिनीवा में, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो जो नाटो का मुख्यालय, हाँ नाटो का मुख्यालय, आपका जो नाटो का मुख्यालय है वो आपका ब्रसेल्स में है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 1949 में हुई थी। इसमें सदस्य 29 होते हैं। डब्ल्यू सबसे बढ़िया फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जिनीवा में इसकी मुख्यालय और इसका 1995 में स्थापना की गई थी। रेड क्रॉस जिनीवा में इसका मुख्यालय है और 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। हेनरी ड्यूनेट करके कोई थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आप लोग एक बार गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। यूनिसेफ जैसा कि आप लोग जानते हैं यूनिसेफ को का, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन
इमरजेंसी फंड, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया में, जकार्ता में इसकी स्थापना हुई। जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। इसकी स्थापना जो थी आपकी सन 1967 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। उसके बाद बात करें तो WCC का मुख्यालय कहाँ है? तो WCC का मुख्यालय भी जो है वो आपका जिनेवा में है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1948 में। इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड काउंसिल चर्चिल। ठीक है। EEC क्या है? तो आपका जिनेवा में उसका मुख्यालय यूरोप एनर्जी कमीशन नाम है, यूरोप एनर्जी कमीशन। ठीक है। उसके बाद बात करें इंटरपोल का, तो इंटरपोल जैसा आप जानते हैं, इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस। तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है आपका पेरिस में है। ठीक। IAEA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वियना में इसका मुख्यालय। वियना कहाँ की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया जो देश है वहाँ की राजधानी वियना है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, और सन 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़े तो इसरो, देखिए ये वो इंडिया वाला इसरो नहीं, ये यूरोप वाला इसरो है। पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म है यूरोप स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सन 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रांस में इसका मुख्यालय यूनाइटेड नेशन, देखिए यहाँ फुल फॉर्म लिखा हुआ है। सन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय आपका मनीला में मिलेगा, और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही में बात करें तो ओपेक क्या है? वियना में है इसका मुख्यालय, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। सन 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें तो यूरोप यूनाइटेड EU जिसको कहते हैं, उसका मुख्यालय आपका ब्रसेल्स में है। ब्रसेल्स कहाँ की राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, याद रखिएगा आप लोग। इसरो, बात करें इसरो की तो सभी जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1962 में स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। भारत का जो बेंगलोर शहर है वहाँ पे इसका मुख्यालय है। ठीक है। तो उसके बाद देखिए अभी और भी बचे हैं, लेकिन वीडियो इससे बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको और क्वेश्चन का बता के अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वो भी वीडियो कहीं अभी आ जा रही है या सुबह तक आपको मिल जाएगी। देखिए बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई, 37 मिनट की वीडियो चली गई है। ठीक है। और वीडियो का जो मतलब आप का तो सिर्फ टाइम वीडियो देखने में जाएगा, जितनी देर मुझे वीडियो बनाने में लगी होगी आप मान के चलिए 1 घंटा, क्योंकि वीडियो बनाने बड़ा कठिन काम है। इसलिए आप लोग भी एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके प्लीज़ मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाते रहें। देखिए वीडियो अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत है, लेकिन अगर वीडियो आएगी तो आपको वीडियो में कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है। और मैं बता दिया है आपको कि राइटिंग पे आप मुझे एक एक चीज़ मैंने बोल के समझाई, और जितने क्वेश्चन मैंने बोल के समझाए हैं आपको उसको हल्के में मत लीजिएगा प्लीज़। ठीक है। इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चनों को तैयार कीजिए, अच्छे से पेपर अपना ICG का करके आइए। नेवी MR वाले बिल्कुल वेट अब करते रहें अपनी वैकेंसी का, 10 अक्टूबर तक उनको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इस महीने के लास्ट तक आपको SSR AA की भी खबर मिल जाएगी। कोस्ट गार्ड लास्ट, नेवी MR म्यूजिशियन और कोस्ट गार्ड GDDB, ये लास्ट एग्ज़ाम बचा हुआ है, जिसके बाद न्यू वैकेंसी दोनों लोग निकालेंगे। क्योंकि ये न्यू वैकेंसी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं कोस्ट गार्ड की भी जो ट्रेनिंग होती है वो INS छिलका में होती है। तो एक ग्रुप जब हटता है तभी दूसरा ग्रुप वहाँ पहुँच पाता है। तो पहले कोस्ट गार्ड DB GD का भी एग्ज़ाम करा के उनको भी INS छिलका बुला लिया जाएगा, उसके बाद वैकेंसी पे आगे होगा। ठीक है। मतलब वैकेंसी तो आ जाएगी। ठीक है, लेकिन तब तक मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं वैकेंसी बस आने वाली है, आप लोग इतना समझ जाइए। 10 अक्टूबर तक आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि इंडिया में अब कोविड-19 लगभग ना के बराबर है इस समय।
इस समय की बात करें, आगे पता नहीं क्या हो, इसलिए बस वैकेंसी दुआ कीजिए कि आप लोग आ जाए जल्दी से, कि आप सब फॉर्म डाल सकें। और वैकेंसी आएगी तो सबका एग्ज़ाम होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिसंबर तक ऑनलाइन सेंटर ओपन नहीं है, इस समय अवेलेबल नहीं है। सारी जो जितने भी मतलब इंस्टीट्यूट हैं वो सब अपना ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं। जैसे इंस्टीट्यूट खाली होते हैं तो आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और जितने बोल के समझाएं वो भी।